संविधान में आस्था है कि लोकतंत्र संविधानवाद में आस्था रखता है। यानी लोकतंत्र किसके अनुसार कार्य करता है? संविधान के अनुसार। लोकतंत्र किसके अनुसार कार्य करता है? संविधान के अनुसार कार्य करता है। और जो नीतियां जो रीति नीति के अनुसार ही वह कार्य करता है। लोकतांत्रिक सरकार किस अनुसार कार्य करती है? जनता की हितकारी कार्य ही करती है। तो इसके अंदर विश्वास है, संविधान के अंदर आस्था। तो व्यक्तियों की जो आस्था है वो किसके अंदर रहेगी? संविधान के अंदर आस्था रहती है। और दूसरी चीज जो संविधान में जो आस्था है कि लोकतंत्र व्यक्ति के स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर विधि के शासन में विश्वास करता है। लोकतंत्र क्या करता है? स्वेच्छाचारी के स्थान पे स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर किस पे बल देता है? विधि शासन पर बल। स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पे, क्योंकि संविधानवाद में आस्था से ये अभिप्राय है कि स्वेच्छाचारी अपनी इच्छा अनुसार वाला शासन नहीं होकर कैसा है? विधि का शासन, कानून का शासन है। कानून के अनुसार ही इस शासन व्यवस्था को क्या किया गया? अपनाया गया। कानून सम्मत शासन व्यवस्था। कैसी शासन व्यवस्था बताई गई है? कानून के अनुसार चलने वाली शासन व्यवस्था बताई गई है। और 11वां इसका पॉइंट बताया गया है कि शक्तिशाली शासन व्यवस्था। ये शासन व्यवस्था कैसी है? शक्तिशाली। शक्तिशाली शासन व्यवस्था। अब शक्तिशाली जो शासन व्यवस्था है जिसमें ये चीज बताई गई है कि इसमें लोकतंत्र व्यक्ति में इस शासन व्यवस्था में, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में व्यक्ति के अंदर राष्ट्र प्रेम के भाव विकसित होते हैं, राष्ट्र प्रेम पैदा होता है। और ये जन सहमति पर आधारित शासन है। राष्ट्र प्रेम के भाव क्यों विकसित हो रहे हैं? क्योंकि ये जन सहमति पर आधारित व्यवस्था है। इस वजह से व्यक्ति के जो भाव प्रकट हो रहे हैं वो किसके प्रति? राष्ट्र के प्रति। और जिस राष्ट्र की जनसंख्या या राष्ट्र के जो नागरिक है वो अपने राष्ट्र से प्रेम करेंगे तो वो राष्ट्र कैसा राष्ट्र होगा? एक शक्तिशाली राष्ट्र होगा। तो शक्तिशाली शासन व्यवस्था के माध्यम से क्या किया जा सकता है? राष्ट्र प्रेम विकसित किया जा सकता है। फिर 12वां हमारा पॉइंट होगा विश्व शांति का समर्थक। इसे क्या बताया गया? विश्व शांति का भी समर्थक बताया गया है। लोकतंत्र क्या है? विश्व शांति का समर्थन भी करता है। विश्व में शांति स्थापित करने के अंदर भी क्या करता है? मदद प्रदान करता है। अब किस रूप में मदद प्रदान करता है कि राजतंत्र, कुलीन तंत्र, ऐसी व्यवस्थाएं, पहले अधिनायक तंत्र, ऐसी व्यवस्थाएं थी, ऐसी व्यवस्थाओं का उन्मूलन करके एक ऐसी व्यवस्था लागू की गई जो जनहितकारी हो, जो जनता के द्वारा निर्मित हो। ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। और ये विश्व शांति के अंदर अब इसके द्वारा जो फैसले लिए जाएंगे वो फैसले कैसे होंगे? जनहितकारी रहेंगे। किसी भी अन्य राष्ट्र से कैसे विरोध के भाव प्रकट नहीं होंगे, एकता के भाव विकसित किए जाएंगे। और एकता के भाव इस तरीके से कि सब में क्या है? सभी का विकास बताया गया है। यानी अधिक से अधिक विकास का द्योतक बताया गया। और विकास तभी संभव है जब संपूर्ण देशों के अंदर क्या हो? शांति हो। और जहां शांति है उसी जगह विकास भी संभव है। तो इस व्यवस्था के अंदर ये गुण बताए गए, लोकतंत्र के जो गुण बताए गए हैं, इसमें 12 पॉइंट इसके बताए गए जिसका हमारे द्वारा अध्ययन किया गया है। और आशा करता हूं आपको लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके जो दोष हैं, दोष हम इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे आज लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र का हमने काफी कुछ हद तक अध्ययन कर लिया। अर्थ के बारे में हमने इसके अध्ययन कर लिया कि इसके जो पार्ट है इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र के अंदर क्या क्या विशेषता है इसके बारे में अध्ययन कर लिया। लेकिन आज जो हम अध्ययन करेंगे और लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। आज हम अध्ययन करेंगे लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। मतलब इसके गुण और दोष दोनों का ही हमारे द्वारा अध्ययन किया जाएगा। अब देखो कुछ ऐसे विद्वान हुए हैं जिसमें बर्क का नाम आपने सुना होगा, जो कि बर्क पूर्ण लोकतंत्र को क्या मानता है? उदासीन, यानी इस तरीके से मानता है। उसके द्वारा पूर्ण लोकतंत्र के बारे में बताया गया, किसके द्वारा?
बर्क के द्वारा कि लज्जाहीन लोकतंत्र बताया गया। बर्क ने लोकतंत्र को क्या बताया गया? लोकतंत्र को किसने? बर्क ने। कैसा लोकतंत्र? लज्जाहीन। लज्जाहीन लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र कैसा है? लज्जाहीन। इसमें सही तरीके से कार्य संपादित नहीं होते। इस वजह से इसकी इस वर्ग के द्वारा इसकी क्या की गई है? इसके द्वारा ऐसे विचार व्यक्त किए गए, लज्जाहीन बताया गया। और लोवेल जो है, लोवेल ने इसे लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन बताया। इसी लोकतंत्र के बारे में अगर बात की जाए तो लोवेल जो वैज्ञानिक राजनीतिज्ञ हैं, लोवेल ने लोकतंत्र को क्या बताया गया? सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ बताया है। इन्होंने इसकी आलोचना की है, इन्होंने इसको लोकतंत्र को बहुत अच्छा बताया गया। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली बहुत ही अच्छी शासन प्रणाली, इस तरीके से इनके द्वारा इसकी तारीफ की गई। अब देखते हैं जो विद्वानों ने अपने मत की किस तरीके से व्यक्त किए गए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के गुणों के बारे में। और लोकतंत्र के जो गुण है उसमें पहला है सार्वजनिक हित में वृद्धि। पहला गुण है सार्वजनिक हित में वृद्धि। इस तरीके से हम इनका अध्ययन करते हैं, लोकतंत्र के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। लोकतंत्र के गुण। अब लोकतंत्र के जो गुण है, जिसमें पहला जो गुण बताया है, वो पहला गुण इसमें ये चीज बताई गई, सार्वजनिक हित में वृद्धि बताई गई है। सार्वजनिक हित में, सार्वजनिक हित में वृद्धि किस रूप में बताई गई लोकतंत्र की? देखो, प्रजातांत्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। अब सार्वजनिक हित में वृद्धि इस तरीके से बताई गई है कि प्रजातंत्र का जो प्रजातांत्रिक शासन का यानी शासन का संचालन। अब जो शासन का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? शासन किनके द्वारा संचालित किया जा रहा है? जनता द्वारा। जनता क्या कर रही है? यहाँ पे शासन चलाने का कार्य कर रही है, यानी जनता के द्वारा शासन संचालित हो रहा है। अब जनता के द्वारा शासन संचालित कैसे हो रहा है? जनता किस तरीके से इसका शासन का संचालन कर रही है? क्योंकि जनता क्या है कि जनता के द्वारा शासन का जो संचालन किया गया वो किस हिसाब से किया गया है? जनता के द्वारा। क्योंकि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो गठन किनके द्वारा किया गया है? जनता के द्वारा। लोकतांत्रिक सरकार का गठन किसके द्वारा किया गया? जनता के द्वारा। इस वजह से शासन संचालन का कार्य भी जनता के द्वारा। अब जनता के द्वारा विजित जो उम्मीदवार जाते हैं, जो प्रतिनिधि जाते हैं, उन प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या किया जाता है? शासन संचालन किया जाता है, यानी शासन के अंदर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में अगर पढ़ा जाए तो भविष्य में पुनः चुनाव लड़ना होता है। अब क्योंकि सार्वजनिक हित में जो वृद्धि किस तरीके से करेंगे, जो भी इसके प्रतिनिधि है, भविष्य में उन्हें किस चीज की चिंता रहती है? भविष्य में चुनाव। अब उन्हें भविष्य में चुनाव लड़ना होता है, इस वजह से उनका उत्तरदायित्व किनके लिए बनता है? जनता के लिए। जनता के प्रति वो उत्तरदायी रहते हैं। वो उत्तरदायी इस वजह से रहते हैं कि भविष्य में हमें चुनाव जीतना है, तो इस वक्त हमें जनहितकारी कार्य करने में अधिक से अधिक जनता के लिए ऐसे कार्य करने हैं जिससे जनता हमें क्या करे? पसंद करे, और आने वाले चुनाव के अंदर वापस हमें क्या करे? विजेता उम्मीदवार के तौर पे वापस हमें भेजे, और जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। और ऐसा जो शासन है वो किसके प्रति उत्तरदायी रहता है? यह शासन क्या बताया गया है? जनता के प्रति उत्तरदायी।
यह शासन किसके प्रति उत्तरदायी रहता है? जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अब जनता के प्रति उत्तरदायी इस वजह से रहता है क्योंकि भविष्य में उन्हें जीत के वापस क्या आना है? सत्ता के अंदर आना है। तो सत्ता के अंदर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छे कार्य करने होंगे, जनहितकारी कार्य करने होंगे, तब जाके वो सत्ता के अंदर वापस आ सकते हैं, अन्यथा वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे। अब दूसरा जो बताया गया है इसका गुण, वो बताया गया है कार्यकुशल शासन। कार्यकुशल शासन। अब कार्यकुशल शासन किस रूप में हो सकता है? अब कार्यकुशल शासन के बारे में ऐसा बताया गया है कि जो लोकतंत्र को सबसे ज्यादा कार्यकुशल शासन प्रणाली माना जाता है, यानी यह शासन प्रणाली क्या है? यह शासन प्रणाली सबसे अधिक कार्यकुशल शासन प्रणाली है। क्या बताया गया है? कार्यकुशल शासन के अंतर्गत ये होता है कि यह शासन प्रणाली कौन सी? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो है सबसे ज्यादा, सबसे अधिक कार्यकुशल शासन के अंतर्गत जानी जाती है। अब कार्यकुशल शासन के अंतर्गत कैसे जानी जाती है? यह शासन प्रणाली कार्यकुशल शासन के अंतर्गत ऐसे जानी जाती है क्योंकि शासन में नीतियां जनता के अनुसार बनाई जाती है। शासन की नीतियां जनता के अनुसार, शासन की नीतियां किनके अनुसार हो रही है? जनता के अनुसार बनाई जा रही है। तो जनता के अनुसार नीतियां बनाई जाएगी तो वो जनहितकारी फैसले होंगे और जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जनता के प्रति, और कार्यकुशलता को बनाए रखने की कोशिश करता है। जनता के प्रति उत्तरदायी, जनता के प्रति भावना क्या उत्तरदायी, ठीक है। और कार्यकुशल शासन, और इस शासन को किस रूप में स्वीकार किया गया? कार्यकुशल शासन के रूप में स्वीकार किया गया है। कार्यकुशल शासन जो कि ये जनता को संतुष्टि देने की कोशिश इसके द्वारा की जाती है। अब नेक्स्ट हमारा बिंदु होगा जो इसके गुणों के बारे में बताया गया, सार्वजनिक शिक्षा का साधन भी इसको बताया है। कौन सी शासन प्रणाली को? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को। सार्वजनिक शिक्षा का साधन। अब सार्वजनिक शिक्षा का जो साधन है वो किस रूप में है? सार्वजनिक शिक्षा का साधन इस रूप में बताया गया है कि लोकतांत्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी, यानी लोकतांत्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है। यानी जो सामाजिक समस्याएं होगी, जो सार्वजनिक, यानी अपनी जो सभी समस्याएं, वो समस्याएं सार्वजनिक रूप से सरकार के समक्ष जनता के द्वारा क्या कर दी जाती है? रख दी जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज, आम चुनाव के माध्यम से, अब जब भी आम चुनाव होंगे उन आम चुनाव के माध्यम से जनता अपनी राय अपने प्रतिनिधियों के समक्ष प्रकट करती है और आम चुनाव के वक्त उनकी समस्याएं सुनी जाती है। और जब सत्ता के अंदर सरकार जाती है तो उस समय जो प्रतिनिधि सत्ता के अंदर आते हैं, जो सरकार सत्ता के अंदर आएगी, वो जनहितकारी कार्य करेगी और वो अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी रहता है। ऐसी शासन प्रणाली के अंदर कौन? व्यक्ति को ऐसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से ये सीख मिलती है कि उसे अपने अधिकारों का पालन कर, अपने अधिकारों की डिमांड करनी है और अपने कर्तव्यों का उसे पालन भी करना है। उसका उत्तरदायित्व क्या बनता है सरकार के प्रति, और उसके अधिकार क्या है जो उसे प्राप्त होना चाहिए सरकार से। वो अपने अधिकारों की मांग करता है और
बड़े जो हित है यानी बड़े हितों को छोटे हितों का त्याग करना सीख जाता है, यानी बड़े हितों से छोटे हितों का वो क्या करना सीख जाता है, त्याग करना भी सीख जाता है। बड़े और छोटे हितों का वो त्याग करना सीख जाता है और नागरिकों की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा जाता है। यानी इस शासन प्रणाली को यानी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को कैसे स्कूल की संज्ञा दी गई है, इसको ऐसे स्कूल के यानी नागरिकों की शिक्षा देने वाला स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। किस शासन व्यवस्था को, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों की शिक्षा देने वाला शासन व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अगला अपना बिंदु होगा नैतिक शिक्षा का साधन। अब नैतिक शिक्षा का साधन किस रूप में, यानी 3 हमने इसके अध्ययन किए हैं इसके गुणों के बारे में। अब चौथा जो इसका गुण है नैतिक शिक्षा का साधन। नैतिक शिक्षा का साधन। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को नैतिक शिक्षा का साधन के रूप में भी स्वीकार किया गया है। लोकतंत्र व्यक्ति को नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है। लोकतंत्र व्यक्ति को नैतिक शिक्षा क्या देता है, लोकतंत्र व्यक्ति को नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है। लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता व पवित्रता की भावना को मजबूत करता है। लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिक शिक्षा व पवित्रता की भावना व्यक्ति नैतिक शिक्षा और पवित्रता की भावना को भी मजबूती प्रदान करता है। कौन करता है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। और लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। लोकतंत्र के अंदर व्यक्ति को क्या प्राप्त होते हैं, राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं लोकतंत्र के अंदर व्यक्ति को। अब क्या बताया गया है, लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी क्या बताया गया कि लोकतंत्र में व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो कौन से होते हैं, राजनीतिक। क्या कि इसके अंदर राजनीतिक रूप से व्यक्ति क्या हो जाता है, सबल हो जाता है, मजबूत हो जाता है। और राजनीतिक रूप से मजबूत होने के लिए उसे ऐसे राजनीतिक अधिकार उसे हासिल होते हैं। फिर 5वां हमारा बिंदु होगा कि देशभक्ति की शिक्षा। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में कैसी शिक्षा प्राप्त हो जाती है, देशभक्ति की शिक्षा। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में कौन सी शिक्षा दी जाती है, देशभक्ति की शिक्षा भी दी जाती है। अब देशभक्ति की शिक्षा किस रूप में, लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का भी विकास करता है। लोकतंत्र क्या करता है, राष्ट्रभक्ति की भावना। अब देखो राष्ट्रभक्ति की भावना भरता है कौन,
देशभक्ति की भावना का विकास हो रहा है। कौन सा शासन? लोकतांत्रिक शासन है। लोकतंत्र के अंदर क्या हो रहा है कि व्यक्ति के अंदर राष्ट्र हित के भाव अपने आप उजागर होने लग जाते हैं, कि वो जिम्मेदारी समझता है कि मैंने सरकार का निर्माण किया है, सरकार मेरे बलबूते पे, और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं सरकार से अपने अधिकारों की मांग करूं, और मेरा ये कर्तव्य ये भी बनता है कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन भी करूं। तो इस तरीके के भाव उसके जहन के अंदर आने लग जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, राष्ट्र के प्रति प्रेम व अपनत्व की भावना का विकास होने लगता है, और लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। लोकतंत्र के अंदर कौन से भाव विकसित होते हैं? देशभक्ति के भाव, देशभक्ति के भाव बढ़ते हैं, मतलब राष्ट्रभक्ति की भावना बढ़ता है और देशभक्ति के भाव भी उसमें क्या है? बढ़ते हैं, मतलब उसके अंदर बढ़ने लग जाते हैं। देशभक्ति के भाव अपने आप ही प्रबल होने लग जाते हैं, मजबूत होने लग जाते हैं। फिर अपना नेक्स्ट बिंदु होगा जिसमें बताया गया है कि क्रांति से भी इस शासन व्यवस्था के अंदर सुरक्षा प्राप्त होती है। क्रांति से सुरक्षा। अब क्रांति से सुरक्षा से तात्पर्य ये चीज बताई गई है इस शासन व्यवस्था के अंदर, क्योंकि इस शासन व्यवस्था के अंदर ये लोक हितकारी शासन व्यवस्था होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी वाली शासन व्यवस्था होती है। तो इसमें क्या है, जनता अपना ये भाव, जनता के अंदर ये भाव प्रबल हो जाते हैं कि जो सरकार हो, सरकार मेरे लिए चुनी गई है, मेरे लिए हित के फैसले करेगी। इस वजह से उनके अंदर कैसे भाव विकसित हो रहे हैं, यानी क्रांति से भी सुरक्षा, यानी क्रांति होने के भाव उत्पन्न नहीं होते हैं, यानी सरकार विरोधी भावनाएं प्रकट नहीं होती है। और इस शासन व्यवस्था के अंदर लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति क्या रहता है? उत्तरदायी, जनता के प्रति उसके भाव रहते हैं और जनता के प्रति वो कार्य करता है। इस वजह से क्रांति जैसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होती है इस शासन व्यवस्था में। और चुनाव में उसके विरुद्ध मत देने की उसको क्या रहती है? स्वतंत्रता। अगर कोई सत्ता के अंदर सरकार है और वो अपने हितकारी कार्य नहीं कर रही है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है? उस सरकार को अपदस्थ कर सकता है, उसको चुनाव के माध्यम से क्या कर सकता है? उसको हटा सकता है, उसके खिलाफ मतदान करेगा, और मतदान करेगा तो स्वतः ही है उसके खिलाफ मतदान अधिक हो जाता है तो सरकार को सत्ता से बेदखल भी किया जा सकता है। तो क्रांति से सुरक्षा भी ये प्रदान करती है कौन सी शासन व्यवस्था? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। सातवां हमारा पॉइंट होगा कि समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। समानता व स्वतंत्रता पर आधारित। समानता व स्वतंत्रता पर आधारित जो शासन व्यवस्था है वो किस तरीके से समानता व स्वतंत्रता पे आधारित व्यवस्था बताई गई है। अब देखो इस रूप में बताई गई है, व्यक्तियों में जाति, धर्म, भाषा, लिंग, व्यक्ति में क्या बताया गया है? व्यक्तियों में धर्म, भाषा, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव न हो। क्या बताया गया है कि समानता और स्वतंत्रता पर आधारित व्यवस्था बताई गई किस रूप में? कि व्यक्तियों के अंदर क्या नहीं करती है शासन व्यवस्था? धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है, भाषा के आधार पे नहीं करती है, लिंग के आधार पे नहीं करती है, नस्ल के आधार पे इत्यादि ऐसी जो सामाजिक आधार पे अगर व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा तो व्यक्ति अपने आप को कैसा महसूस करेगा? गौरवान्वित महसूस करेगा, अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेगा। तो ये व्यवस्था समानता व स्वतंत्रता पर भी आधारित व्यवस्था बताएगी। आठवां हमारा पॉइंट है, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना भी इस व्यवस्था के अंदर करना संभव है। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका के रूप में भी इसको स्वीकार किया गया है।
8वां पॉइंट है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। कैसी न्यायपालिका बताई गई है? यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन पालिका में शासन तंत्र के अंदर स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, निष्पक्ष किसी भेदभाव रहित अपने फैसले देती है न्यायपालिका। अब इसमें ये चीज बताई गई कि लोकतंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका होती है। अब लोकतंत्र में जो स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका होती है वो संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने फैसले जनता के प्रति रखती है। ना वो सरकार के अंदर बंधी हुई है न्यायपालिका, ना वो किसी व्यक्ति विशेष से बंधी हुई है, ना धन बल बाहुबल का वहां प्रयोग चलता है और वहां संविधान सम्मत निर्णय लिए जाते हैं। संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। जो व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त है उन अधिकारों की रक्षा की जाती है और व्यक्ति हित के लिए फैसले दिए जाते हैं। वहां जनहितकारी जो लीगल होंगे वही फैसले स्वतंत्र रूप से व निष्पक्ष रूप से न्यायपालिका क्या है फैसले सुनाती है, जिससे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को और भी क्या प्रदान होती है, मजबूती प्रदान की जाती है। और 9वां हमारा पॉइंट रहेगा, 9वां हमारा बिंदु है कि स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना के बारे में हमने पढ़ लिया। अब कला साहित्य संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में सहायक। कला संस्कृति लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कला संस्कृति व विज्ञान के क्षेत्र में क्या करती है, प्रगति प्रदान करती है। अब प्रगति किस रूप में कि लोकतंत्र कला साहित्य व संस्कृति व विज्ञान पर किसी प्रकार का अनुचित नियंत्रण नहीं करता, मतलब इन पे किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। व्यक्ति कला के क्षेत्र में स्वतंत्र है, किसी भी संस्कृति को अपना सकता है, उस मामले में स्वतंत्र है। विज्ञान के क्षेत्र के अंदर अपने विवेक के अनुसार प्रयोग कर सकता है, उस मामले में स्वतंत्र, लेकिन राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से कला संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं है, वो अपने विवेक का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, वो स्वतंत्रता का अधिकारी है। अब संविधान में आस्था, 10वां पॉइंट है संविधान में आस्था। संविधान में आस्था